अब बात करते हैं कुछ और लोगों से जो पर्यावरण का प्रचार कर रहे हैं कि जो वातावरण है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसको कैसे अमल में लाना चाहिए और एक व्यक्ति के साथ साथ हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कैसे इसको पहुंचाया जाए। तो जी। क्या है ये? जी, मेरा नाम इशिता कोहली है और मैं एनिमल राइट्स एडवोकेट हूँ। सो बेसिकली जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जानवरों को जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा हमारा जो पर्यावरण है वो खराब होता जाएगा। तो हमारा आज का जो आउटरीच है वो इसके बारे में है कि अभी रिसेंटली कौन बनेगा करोड़पति पे एक एपिसोड आया था, जिसमें ये जो व्यक्ति हैं ये आए थे और इन्होंने क्या नाम कैसे इनका? नाम तो हम लोग को नहीं नाम पता। क्या है? नाम हमें नहीं मालूम। नहीं तो नाम तो नाम देखिए, अमिताभ बच्चन इनको तो सारा जग जानता है, लेकिन जिस व्यक्ति की खूबी आप बताने का कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका नाम भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या नाम है। बात तो बात तो वैसे नाम में ज्यादा कुछ खासियत बात नहीं, बात इस बात में ज्यादा खासियत है कि ये इनने किया क्या है ऐसा। हाँ, तो जब ये बैठे इनके साथ अमिताभ बच्चन के साथ, तो इन्होंने एक ऐसी बात कर, उन्होंने ये कहा कि मेरे जीवन शैली में मैं कुछ ऐसा भी पदार्थ इस्तेमाल नहीं करता जो कि जानवरों से आता है। तो अमिताभ बच्चन जी रखे भौचक्का हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति अपना जीवन शैली जी जाए और उस जीवन शैली में किसी भी जानवर का उत्पाद इस्तेमाल ना करे। तो जब इन दोनों के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हुई और ये वार्तालाप हुआ, तब अमिताभ बच्चन जी ने ये कहा कि आपने आज मुझको संवेदनशील बनाया बाकी जानवरों के प्रति। जैसे कि जानवरों का जो दूध निकाला जाता है उसके पीछे भी क्रूरता होती है, तो जब उनको मालूम चला तो वो सारे करोड़ों लोग इस देश में देख पाए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को समझ में आया कि जिस जानवर का दूध निकाला जा रहा है वो उसकी बिना अनुमति के निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से जो कष्ट उस जानवर पे पहुंच रहा है और जो कष्ट जो व्यक्ति दूध पी रहा है उसमें जो पहुंच रहा है और जो कष्ट वातावरण में पहुंच रहा है वो दूध निकालने के लिए, उसके पीछे जो पूरी साइकिल है उसके बारे में लोग जागरूक हो पाए। तो वही आज जागरूकता हम लोगों को बताने के लिए आए हैं कि जो भी जानवर को अगर हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, दूध के लिए, चमड़ा के लिए, बेल्ट के लिए, घड़ी के लिए, टोपी के लिए, जूते के लिए या कोई भी चीज, उस सब के पीछे जानवर का शोषण छुपा हुआ है। और उन सब से पीछे एक चीज और छुपी हुई है, वो ये कि जब इनका इस्तेमाल शुरू होना होता है तब वातावरण का हनन भी होना शुरू होता है। तो वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आज के समय में कि जानवर का उत्पाद इस्तेमाल करना हम कम करें, हो सके तो छोड़ दें, जिसकी वजह से हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और सही में हम मनुष्य कहला सकते हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है कि जानवर की बिना अनुमति के, अब जानवर अनुमति कैसे देगा, सबसे पहले वो स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल जी। अब जो एक धर्म है उसमें एक सिद्धांत है जिसका नाम है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी करना। अब उसमें अस्तेय कैसे समझाया गया, बिल्कुल हम स्पष्ट बिल्कुल साधारण रूप से समझते हैं। मान लेते वो बेर वहां रखे हुए हैं, अब वो बेर को मैं जाके उठा के हाथ में लेके आ गया, मैंने वो दुकान वाले को पैसे नहीं दिए, तो ये चोरी कहलाएगी, क्योंकि ना मैंने उसको पैसे दिए, ना उससे मैंने उससे पूछा कि मुझे तुम्हारे बेर उठाने हैं। अब वैसे ही यहाँ पे बात आती है जानवर की। अब बेर तो कुछ कह नहीं सकता आके, जानवर अपनी व्यथा व्यथा कर सकता है, कैसे? आंसू गिरा के और मना करके। अब आप देखेंगे कोई भी डेयरी आप जाएंगे, कोई भी बुजुर्ग खाने आप जाएंगे, तो वहां पे जानवर को बांधा जाता है। बांधा इसलिए जाता है क्योंकि अगर उसको बांधेंगे तो जानवर भाग जाएगा वो। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं हमारे पास जहाँ पे कुछ कुछ जगहों से जानवर भागने लगते हैं जब उनको समझ लगता है कि उनके आगे उनकी मौत है। जब बुसड़ खाने में जानवर कटने के लिए जाता है, उससे पहले जो जानवर कट रहा है उसका दर्द देख के पीछे वाला जानवर समझ जाता है, तो पीछे मुड़ने लगता है वो कि नहीं नहीं मेरे को मत ले जाओ, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे को क्यों आगे घसीट रहा हो गला मेरा रोदने के लिए। तो वही चीज मना होती है, मतलब कि जानवर मना कर रहा है उसको नहीं कटना। अगर उसको कटना होता तो अपना ब्लेड आता वो और बोलता हाँ भाई छुरी चलाओ। ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि कोई भी दूध निकालने वाला जो जानवर होता है जिसका दूध निकाला जाता है, वो भी ऐसा नहीं बोलता कि हाँ मेरे थन तुम्हारे, तुम दूध निकालो। उसको जब रस्सी से बांधा जाता है, दो डंडे लगाए जाते हैं, तब जाके वो दूध देती है, या दूध देती भी नहीं, दूध से छीना जाता है। तो यहाँ पे आ जाती है बात अनुमति की। वो अनुमति अपनी देती है तब जब वो खुश होके हो दे, जो कि कभी होगा नहीं। और वो अनुमति कब नहीं देती है? जब उसको रोती है और जब उसको बांध दिया जाता है। अब आपने कहा कि दूध उसकी जबरदस्ती, मतलब उसके मना करने के बावजूद भी निकाल लिया जाता है, तो ये प्रोसेस कैसे चलेगी? क्योंकि वो एक जानवर है और हम एक मनुष्य हैं, तो ये तालमेल आज का नहीं है, पूर्व का था, मतलब पूरा ये विवरण है। तो कैसे ये कंट्रोल होगा? आज के समय में आप बोल रहे हैं कट रहा है, या दूध निकालने की जो विधि आप बता रहे हैं वो कैसे अमल में लाई जाएगी? देखिए हमारा जो रिश्ता जैसे है। आपको बता दें कि पाउडर चल रहा है, हाँ जी, हाँ तो जी। पाउडर तो सब मालूम है पैकेट वाला काम है। केमिकल, यस। अब दूध यदि निकालना है तो जाहिर सी बात है कि हमको, भाई वो सही तो बात। बोलेंगे नहीं है ना। ये जो हमारा रिश्ता है ना जानवरों से, हमने बहुत गलत समझ लिया है। अभी कैसे गलत समझ लिया, हम बहुत आसान तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं एक बहुत बड़ा हाथी हमारे सामने खड़ा हुआ है, उस हाथी के आसपास 5 अंधे खड़े हुए हैं। अब पहला अंधा हाथी की पूंछ को छूता है और कहता है यार ये तो बड़ी मोटी रस्सी है। दूसरा अंधा हाथी के पैर को छूता है और बोलता है इतना बड़ा इतना मोटा पेड़। तीसरा अंधा हाथी के कान को छूता है और बोलता है इतना बड़ा पंखा। अब ऐसे अलग अलग हाथी जो छूते हैं अंधे और कहते हैं अलग अलग चीजें,
लेकिन असलियत में क्या था, वो हाथी था। लेकिन सबको क्या लगा कि वो पूंछ रस्सी थी, पेड़ था, दीवार थी और ये सब चीजें थी। वही चीज हमारे आज के समय में है। हमको लगता है कि जानवर हमारे लिए बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जानवर अपनी जिंदगी जीने के लिए बने हैं, वो तो हमारे साथ रह रहे हैं क्योंकि उनको हमारे साथ रहना अच्छा लगता है। अब कुत्तों की बात करें, कुत्ता यहाँ पे सो रहा है। अब ये कुत्ता आप 1000 साल पहले जाएंगे तो एक कुत्ता नहीं था, ये भेड़िया था। हमने इनको डोमेस्टिकेट किया, डोमेस्टिकेट करके हमने इनको हमारे हिसाब से बनाने के लिए रखा कि भैया हमारी ये देखभाल करें, अगर हम जंगल में रह रहे हैं तो हमको जंगली जानवर उनसे बचाएं और हमारी सुरक्षा करें। अब आज के समय ना तो हम जंगल में रह रहे हैं, ना हमारे पास जंगली जानवर से बचे हुए हैं, तो अब कुत्तों का क्या काम रहेगा? कुत्तों का ये काम रहेगा कि हमको अच्छा फील कराए, खुशी फील कराए, हमको एक दोस्ती की नीड दे हमारी, कि भैया ये कुत्ता है तो हमारे मैंस बेस्ट फ्रेंड है, इसको कहा जाता है। तो वही चीज आज के हमें समझना जरूरी है कि जानवर हमको खुश करने के लिए आए हैं। इस तरीके से नहीं कि हमको उनको पदार्थ लेके उनको खा के हम खुश होए। उनकी जो वाइब है, उनका जो नेचर है, उससे हम खुशी ले। जब वो घूम रहे हैं तो उनको हम एक बार प्यार लगा दे, उनको प्यार कर दे, उनको सहला दे, वो हमारा रिश्ता है उनसे। बजाय उनका हम शोषण करें, वो हमारा रिश्ता नहीं है। वो हमारा रिश्ता तब बिगड़ता है जब हम उनको इस तरीके से सवाल करना शुरू करते हैं जो कि इनके लिए ठीक नहीं है। कोई भी जानवर आप ले ले, कोई जानवर ऐसा नहीं आएगा इस दुनिया में जो बोलेगा कि आप मेरा सामान लो और मुझको एक्सप्लॉइट करो और मुझे एक कैद खाने में बंद कर दो और मुझसे दूध निकालो, मेरा गला काटो, मेरा चमड़ी निकालो और मैं ऐसी खुश रहूंगा। ऐसा कोई जानवर नहीं है इस दुनिया में जो ऐसा कहेगा। इसका उल्टा ही होता है जानवर के साथ। हम प्यार करना तो छोड़ो, उसके साथ हम ऐसी क्रूरता करते हैं जो कि सोचने लायक भी अगर हम सोचते जाए तो हमारी रूह कांप जाती है। चलिए, आपने पॉइंट तो अच्छा बताया, लेकिन अब ये बताइए कि जिस तरह से अत्याचार होता है उनके साथ में, उनको रोकने के लिए, उनको और व्यवस्थित करने के लिए ताकि उनका जो जीवन है वो बेहतर तरीके से चल सके, क्या आज के इस समय में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि निरंतर मामले सामने आ रहे हैं, उन मामलों पर आपका क्या ओपिनियन है और कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से जानवरों पे जो क्रूरता हो रही है उसके रोकथाम में सिंपल सी ये बात है कि एक कानूनी एक्ट बनाया गया जिसका नाम है पशु क्रूरता अधिनियम 1960। इसका काम ही यही है कि पशु क्रूरता रोकना। अब ये जो एक्ट है ये सेंट्रल लेवल पे लागू किया गया है, मतलब हर राज्य में ये एक्ट लागू होना चाहिए। अब इसमें एक धारा 11 आती है। धारा 11 में बात करी जाती है कि कैसे किस किस तरीके से क्रूरता होती जानवरों पे। गाड़ी चढ़ा देना, अपंग कर देना, इंजेक्शन ला के जहर दे देना, मार डालना, उसके खाना पीना नहीं देना, उसको पूरे समय बांध के रखना, ये सब भी क्रूरता में आती है। तो यहाँ पे हमारा एक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि जब वो क्रूरता होते हुए देखे तो उसको वो रोके और जो लॉ इन्फोर्समेंट है, जो कानूनी प्रक्रिया उसको चालू करे। ये एक तरीका है करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम हमारे जीवन में अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत व्यस्त है, हमारे पास सैकड़ों काम है, हमारी नौकरी है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हमारे घर वाले हैं, सब कुछ है, तो एक चीज करी जा सकती है जो कि बहुत आसान है, वो ये वीगन शैली को अपनाया जाए। अब वीगन शैली क्या है? वीगन शैली का मतलब ये है कि किसी भी जानवर से आने वाले पदार्थ को इस्तेमाल ना किया जाए अपनी जिंदगी जीने के लिए। ये सब खाने तक सीमित नहीं है, ये आगे बढ़ती है, जो हम पहनते हैं, जो हम करते हैं, उस पर भी आती है ये बात। तो ये बहुत आसान तरीका है हमारे जीवन में अच्छा काम करने का और जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने का। जैसे हम तीन जो यहाँ खड़े हैं, हम तीनों लोग काफी सालों से वीगन है। आप देख रहे हैं मैं कितना स्वस्थ हूँ, सब कुछ है, मैं खेलता भी हूँ, सारा काम भी करता हूँ, सब कुछ है, सब चीज कर पाते हैं हम। तो कोई डिफरेंस नहीं आता है यहाँ पे अगर आप वीगन हो जाते हो जो वीगन नहीं है। यहाँ तक कि जब आप वीगन होते हैं तो आपकी जो एनर्जी होती है वो और ऊर्जा वाली हो जाती है, क्योंकि आप ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं जो आपको मन आपका मरे। एक होता है प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं गिल्ट। गिल्ट क्यों आता है इंसान को? गिल्ट तब आता है जब कोई गलत काम करने जाता है। जब वो खा रहा होता है किसी जानवर को तो गिल्ट आता है उसको, वो अपने को मार देता है। क्यों? क्योंकि बोलता है अरे वो भी तो खा रहा है तो मैं खा सकता हूँ। लेकिन वो गलत काम का इसका मतलब कि आप भी गलत काम करो। तो धीरे धीरे जब आप गलत काम करने से आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते गलत काम करना, तब एक बेहतर इंसान बनते हैं।